हाँ जी, सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे है? जी। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो कुछ इसमें पुराने मेंबर्स भी है, कुछ नए भी हैं, तो हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें जब भी कोई हम शेयर करेंगे तो हम बहुत स्पेसिफिक होके शेयर करेंगे। मींस हमारी बुक का नाम क्या है, उसके ऑथर का नाम क्या है, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कितने पेजेस हमने पढ़े हैं, और जो शेयरिंग करने वाले हैं वो किस चैप्टर से है और कौन से पेज से है। और अगर पॉसिबल है तो आप माइंड मैप भी बना सकते हैं, आप चाहें तो, टू हेल्प योर ऑडियंस। एंड टाइमलाइन का मीनिंग यहाँ पर है कि आप कितने दिनों में फिनिश करने वाले हैं अपनी बुक को। एक टेंटेटिव आइडिया, ये कोई स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी नहीं है इसमें, ताकि ऑडियंस साथ साथ चलने में और को ईजी लगे कि कहाँ तक चलना है, कैसे चलना है। और कुछ ऐसे बुक होती हैं जिसमें कुछ वर्कशीट वगैरह दी रहती हैं, जैसे कि मोहनतिया सर आज है नहीं, लेकिन उन्होंने जो बुक चूज़ की थी ये वाली, इसमें काफ़ी सारी अच्छी वर्कशीट भी हैं। तो लास्ट में जैसे दी है इसमें फॉरगिवनेस वर्कशीट, राइट। इसी तरह से इसमें एक इकिगाई की भी वर्कशीट है। तो इस तरह के कुछ टूल्स होते हैं, तो उनको हम अलग से मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये है। इसके अलावा कुछ ग्राफिक्स हैं, तो उनको हम स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं, पहले से भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सबको उससे हेल्प हो। और डेली आपकी जो भी प्रोग्रेस है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर सकते हैं, इवन इफ इट इज़ अ 1 पेज पर डे। और माइंड मैप किस तरह से हो सकता है उसका एक सैम्पल है ये, जैसे ईट दैट फ्रॉग बाई ब्रायन ट्रेसी। तो इसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, 21 आइडियाज़ हैं, और बहुत ही अच्छे से लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंपल माइंड मैप है, लेकिन फिर भी उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा सबका, राइट। तो ठीक है, पहले कौन करेंगे शेयर? हु इज़ द फर्स्ट टुडे? आंचल, आप करेंगे? हाँ जी। हाँ जी। हमने जो बुक रीडिंग चैलेंज में ली है वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। हमने इन दिनों में पढ़ा चैप्टर 8, जिसका नाम है हाउ टू गेट रिजल्ट यू वांट। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि क्या वो कारण है जिसके वजह से हम जो चाहते हैं वो कई बार हम नहीं प्राप्त कर पाते। तो जो दो कारण ऑथर बताते हैं, वो पहला है एक तो कॉन्फिडेंस की कमी, और दूसरा बताते हैं टू मच एफर्ट। तो फिर ऑथर इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर हम ये सीख लें कि माइंड कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी मेनली तब होती है जब हमें कोई चीज ना आती हो, और अगर हम उसकी वर्किंग स्टाइल को सीख जाएं, समझ लें, तो हम इजीली उस काम को कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम माइंड के फंक्शन के तरीके को समझ ले, सीख ले, तो कॉन्फिडेंस वाली कमी तो दूर हो जाएगी। और दूसरा जो पार्ट है कि फेलियर का सेकंड मेन रीजन ऑथर बताते हैं टू मच एफर्ट। मतलब ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है, पर ऑथर कहते हैं कि कई बार हम मतलब जोर जबरदस्ती से अपने माइंड से काम लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल भी बताते हैं कि मतलब दरवाजा खुलना किसी दूसरी तरफ था और हम उसे दूसरी तरफ ही खोलने की कोशिश किए जा रहे थे। तो इस तरीके से फिर ऑथर सबकॉन्शियस माइंड को दो मेटाफर से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला है टैक्सी ड्राइवर। आप मानो कि आप किसी टैक्सी में बैठे हो और आप अपने ड्राइवर को एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो वो आपको किसी एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं ले जा पाएगा, वो सुपर कंफ्यूज हो जाएगा। पर ऐसे ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी टैक्सी ड्राइवर की तरह ही है। अगर आप उसे क्लियर कट आइडिया दे दोगे कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो आपको इजीली वहां ले जाएगा। और दूसरा जो
मेटाफर सबकॉन्शियस माइंड के लिए यूज किया है ऑथर ने, वो है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज मास्टर मैकेनिक। ऑथर इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि एक बार एक पर्सन अपने घर में किसी मशीन की को ठीक कराने के लिए एक मैकेनिक को बुलाता है। तो वो मैकेनिक उसमें एक छोटा सा बोल्ट लगाता है, बट वो उससे $100 चार्ज कर लेता है। तो वो पर्सन मैकेनिक से कहते हैं कि आपने तो सिर्फ एक बोल्ट लगाया है, आपने इतना ज्यादा चार्ज क्यों लिया? तो वो मैकेनिक कहता है कि मैंने $1 चार्ज किया है बोल्ट लगाने का, पर $99 जो चार्ज किया है वो मेरे स्किल्स के लिए चार्ज किया है, जो जिसने मुझे हेल्प की ये पता लगाने में कि वो बोल्ट निकला कहाँ से हुआ है। और उसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजिनेशन की भाषा अच्छे से समझता है। मतलब विल पावर को भी एक बार साइड में रख दें हम, अगर हम इमेजिनेशन को मास्टर कर लेते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। और इसमें स्ट्रिक्टली ऑथर ये कहते हैं बार बार कि कभी भी थॉट्स में वीक थॉट्स को नहीं आने दो, जैसे कि काश ऐसा हो जाए, होप ऐसा हो जाए, बल्कि कन्विक्शन के साथ वो बात कहो। तो सार में यही है कि कन्विक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द की। थैंक यू। ओके, बहुत ही अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आंचल जी से? ऐड करना तो थोड़ा सा मैं बताऊं तो पीछे मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी जैसा लग रहा था कि मैं इंग्लिश नहीं समझ में आ पा रही है काउंसलिंग के कोर्स में मेरे को। बट मैंने डेफ्ट में बैठ के और जैसे राहुल जी ने मेरे को थोड़ा एडवाइस किया कि जो वीडियोस हैं उनको उनकी लाइक प्लेबैक को स्पीड को थोड़ा कम करके आप अगर सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हमारी जो काउंसलिंग कोर्स की जो स्टडी हो रही है इसकी कुछ क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस हमें मिली हैं जिनकी ज़्यादातर 80% लैंग्वेज इंग्लिश में है। तो मैंने उसको VLC डाउनलोड करके और देन उसमें डाउनलोड करने के बाद वो बहुत स्लो डाउन की तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। और एक बहुत अच्छा टॉपिक फिर मैंने आगे लिखा जो मैं मेरे टर्न आने पे बताऊंगा। कोई नहीं, आपका टर्न आप ले लो। ओके। ये बहुत स्मार्ट ट्रांजिशन है। तो मतलब काउंसलिंग की जो काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ कोर्स में मेरी जो बुक है काउंसलिंग फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें चैप्टर 3 मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जिसमें समझा कि काउंसलिंग है क्या। हम सोचें कि अगर जैसे दीदी ने एग्जांपल दिया कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, एक वाइफ कहेगी उन दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ है, वाइफ कहेगी आप ऐसे करो दीदी मेरे हस्बैंड की काउंसलिंग कर दो। तो ये काउंसलिंग हस्बैंड के लिए नहीं है, अगर हस्बैंड खुद राजी होंगे खुद आएंगे तो उनके लिए हो सकती है। हम कहें कि उनकी काउंसलिंग कर दो तो उनकी काउंसलिंग नहीं की जा सकती ऐसे। और दूसरी चीज जैसे उसमें दीदी ने बताई कि काउंसलिंग की प्रॉब्लम, जैसे कोई आया क्लाइंट तो उसने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो जो सामने से वो प्रॉब्लम बता रहा है सिर्फ वो प्रॉब्लम कई बार वो प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम उसको डेप्थ में समझते हैं, डीप में जाते हैं और तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। और उसको एक्सप्लोर करके फिर हम क्लाइंट को समझाते हैं जिससे कि उसकी नॉलेज बढ़ती है। और उससे क्या होता है कि फिर देन नॉलेज बढ़ती है तो क्लाइंट खुद ब खुद उन प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। मतलब वो खुद एम्पावर हो जाता है इतना कि वो निकलना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज उसमें बताई कि काउंसलिंग का मतलब एडवाइस देना नहीं होता। हम कई बार लाइक सीधा सीधा एडवाइस देते चले जाते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो ऐसे कर लो। तो ऐसे एडवाइस देना काउंसलिंग नहीं है। काउंसलर कोशिश करते हैं कि आपको एम्पावर कर दें जैसे कि आप उस लायक बन जाओ कि आप खुद ब खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो। तो राहुल जी ने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प की है, पिछले 2-2.5 महीने से मैं राहुल जी से सेशन ले रहा हूँ। तो खुद ब खुद काफी ज्यादा एम्पावर हो चुका हूँ मैं चीजों को लेके। और इसमें स्पेशली एक बड़ा अच्छा टॉपिक मैंने स्टडी किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए काउंसलर। एक गुड काउंसलर कौन होता है? तो दीदी ने उसका जो ये एक्रोनिम्स के अकॉर्डिंग गुड, जी फॉर गुड टेक्निकल नॉलेज। और जैसे गुड टेक्निकल नॉलेज माना टेक्निकली हमें ये नहीं कि हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने की नॉलेज हो, बट हमें साइकोलॉजी की नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, पर्सनल रिलेशंस की नॉलेज हो, यूनिवर्सल लॉज की नॉलेज हो,
लाइफ स्किल्स की नॉलेज हो। फिर देन ऑब्टेनिंग appropriate information from the client से अच्छी तरह से information लेना। and then next O is objectively answering questions। हमें फोकस होके वहां बैठ के जो क्लाइंट हमसे बात कर रहा है उसको अच्छे से आंसर करना है। D for demonstrating professionalism। हमें अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से बता के रखना है कि हर प्रोफेशन का एक दायरा होता है। तो काउंसलिंग में स्पेशली एक विशेष चीज आती है जिसको सदा बताया जाता है कि आपको, क्योंकि कोई क्लाइंट आते हैं तो वो अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन बताते हैं, तो उनको हमें विशेषकर उनको बस अपने तक रखना होता है। अगर इसको हम कई बार बाहर अगर निकाल देते हैं तो लीगली केस भी हो सकता है, ऐसा करके उसमें हमें समझने को मिला। और C फॉर कॉन्फिडेंशियली, ये वही हो गया। O फॉर ऑब्जर्वर बनना है, वो जो भी कर रहा है बोलने से अलग कई बार वो हाथ पैर हिला के उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, आंखें पल के झपका रहा है, उससे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और U फॉर अनबायस्ड मतलब हमें निष्पक्ष होकर देखना है कई बार हमें। और N फॉर नॉन जजमेंटल, एकदम से फैसला नहीं लेना है, भाई ये तो बिहार से आया है तो ये तो ऐसा ही होगा, ये तो देन महाराष्ट्र से तो ये ऐसा हो सकता है, वो हरियाणवी तो ऐसे बोल सकता है। ये सारी चीजें हमें ना करके पहले पूरे अच्छे से डीप एनालिसिस करना है। और पेन वो भी अपने आप में एक अच्छी चीजें रख सकता है, कुछ अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं। मैंने, मेरा एक ऐसा नेचर था, एकदम से कोई आता तो मैं बहुत जल्दी से करता था, हाँ भाई 2 मिनट में समझ गया ये कौन है क्या है। लेकिन कई बार ऐसा होता था इंसान पूरा अपोजिट निकलता है। तो एक बहुत पुराने मेरी स्कूल की स्टोरी छोटी सी याद आ गई। स्कूल टाइम पे एक फ्रेंड से पहले दिन ही मेरी लड़ाई हो गई स्कूल में। 10th क्लास का था, वो नया स्टूडेंट आया था, बट पता चला वो बाद में तो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया मेरे फ्रेंड ने। और उसके अगले दिन से ही हमारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि नाउ ही इज ए IAS ऑफिसर। और अब तक हमारी बहुत बेहतरीन दोस्ती है, IES ऑफिसर सॉरी। तो कई बार पहला बार में हमें पता नहीं चलता। एज फॉर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट्स, तो पेशेंट्स की नीड है, जो बीमारी है उसके बारे में हमें अच्छे से एहसास हो, और उसको भी हम मतलब इसका एक टाइम में समझा सकें कि भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सेंसिटिव बनना है। और इसमें स्पेशली उसमें बताया गया ई फॉर एम्पैथेटिक, जतानी कि भाई तुम बेचारा हो, ये हो वो। थोड़ा एम्पैथेटिक बनना है कि भाई आपकी एक प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे समझ के फिर हम उसकी हेल्प करनी है कि उससे निकलने में। L फॉर लिसनिंग केयरफुली, काउंसलिंग में मस्ट जो विशेष चीज होती है वो लिसनिंग केयरफुली। लिसन करने की बहुत सारी विशेष टेक्निक्स होती हैं कि कैसे लिसन करें, तो इसमें डिटेल थोड़ा आगे चैप्टर में है, वो अभी रीड नहीं किया। L4 आता है लेट द पेशेंट मेक डिसीजन। हम खुद डिसीजन ना लें, हम पेशेंट्स के सामने, क्लाइंट के सामने वो सारी चीजें रख दें जिससे कि वो खुद फैसला ले और उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में लागू कर सके। अगर हमें एडवाइस दे दें भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, तो बाद में आगे कहेगा आपने तो ऐसा बोला था, ये तो कुछ वर्क हुआ ही नहीं, मैं मुझे पता था, होगा ही नहीं। देन O फॉर ओपन माइंडेड, हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए सदा। इसमें स्पेशली एक काउंसलर की क्वालिटी होती है ओपन माइंडेड हो। और R फॉर रेस्पेक्ट द राइट ऑफ पेशेंट्स, तो पेशेंट्स के जो विशेष राइट्स हैं उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो काफी बेहतरीन लगा ये सारा स्टडी करके, और ये सारा कुछ इंग्लिश को कन्वर्ट करके समझ में आया। और कहीं ना कहीं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज बताई, कॉन्फिडेंस को लूज करके कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे चीजें वर्कआउट हो सकती हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल का, बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हुई है आपकी दिनेश भाई। थैंक यू भाई जी। मतलब आप स्टोरी टेलर भी अच्छे हो, यू नरेट गुड स्टोरीज। आपने सुनाया जो 10th क्लास का, तो ये स्किल स्टोरी टेलिंग की भी बहुत काम में आती है। और जो आपने ये बात बताई कि काउंसलर का काम या लाइफ कोच का काम एडवाइस देना नहीं है, ये गलती लाइफ कोच तो कर ही सकते हैं, लेकिन कई बार क्लाइंट भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि इन्होंने तो हमें कुछ सिखाया भी नहीं, इन्होंने तो हमें कुछ एडवाइस दी नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि कैसे काम करता है। इस चीज को हम शुरू में थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि हम आपको ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके सेशन में ही, 1-2 सेशन में, कि भाई आपको ही हम एम्पावर करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें प्रोसेस लेके जाएंगे, तो उससे हो सकता है।
राइट राइट, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी था, आंचल दीदी करके, आंचल दीदी पावर ऑफ नाउ भी स्टडी कर रहे हैं, एक बुक उन्होंने ग्रुप में डाला था। या तो उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, भले ही वो बाद में आंसर करें, कि जैसे उन्होंने कहा पावर ऑफ नाउ, अगर हम वर्तमान में जीना शुरू करें तो क्या हम गोल सेटिंग और टारगेट्स बनाना, उसकी प्लानिंग और ये सारी चीजों पे काम करना छोड़ दें? तो अगर दीदी ने थोड़ा स्टडी किया हो, मैंने नहीं देखा बुक को, लेकिन इसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? हमें लगता है कि प्लानिंग डिफरेंट पार्ट है, मतलब पावर ऑफ नाउ जो कहता है कि हमें पास्ट और फ्यूचर के जो अननेसेसरी थॉट्स है उनसे बचना चाहिए, बट प्लानिंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, गोल सेटिंग तो करनी ही चाहिए। अगर गोल अचीव नहीं हुआ है तो मन तो फिर वो नेगेटिव में जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें हल्का सा इसका समरी रीड की, उसमें बताते कि मॉर्निंग में अगर आपने 7 o'clock जगना है, 7 o'clock नहीं 7:30 आप जगे, तो फिर डाउन जाता है कि भाई ऑफिस लेट हो रही है, हो रहा है, लेकिन हमने प्लान किया है कि 7 o'clock जगना है। तो उस चीज से कैसे आउट कम, मतलब आउट कैसे निकले हैं, उस थॉट को कैसे खत्म करें? या सपोज करो मैंने स्टडी का सोचा है कि 1 पेज पढ़ना है या 10 पेज पढ़ने, नहीं पढ़ पाए। इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो पहले व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, सो दैट स्पीकर हैज गिवन सम थॉट प्रोसेस टू दैट क्वेश्चन, और वो आके इजीली अच्छे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई जी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है, नेक्स्ट कौन है अभी? आई थिंक अभी निखिल भाई। जी जी, गुड इवनिंग। या आप सब तो काफ़ी अकम्पलिश्ड स्पीकर है। मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ आपसे। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रीइटरेट व्हाट आई हैव स्टडीड इन पास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी क्या कुछ उन्होंने कहा इसके बारे में भी थोड़ा आज के जो प्रेजेंट हालात है उनसे थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा, क्योंकि तीसरा जो चैप्टर है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो उसमें काफ़ी एक स्ट्रेंज एग्जांपल दिया है उन्होंने, जो स्कॉटिश सर्जन है जेम्स एस डेल बोल के। तो सब जो उनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है उन्होंने यहाँ पे ऑथर ने। तो यहाँ पे पिछले 2 चैप्टर में हमने स्टडी किया योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट यू कॉन्शियसली बिलीव without any reason, without any question, and without any argument. So this is the law of your subconscious mind. तो यहाँ पे ऑथर तीसरे चैप्टर में कहते हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग, लाइक आपके दिल की धड़कन, आपके ब्लड का सर्कुलेशन, आपका डाइजेशन और आपका एलिमिनेशन, जो भी आपका शरीर में व्यर्थ नहीं चाहिए वो एलिमिनेट कर देता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आल्सो फिर यहाँ पे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव तब रहता है जब मतलब कि आप सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो या जो भी चीज़ अकम्प्लिश करना चाहते हो वो आपको सोने से पहले आपके मन में दोहरानी है, तो आपको वो हासिल हो जाएगी। तो एक शॉर्ट ब्रीफ था। तो ऑथर यहाँ पे जो एक भाई साहब थे पहले, कि उन्होंने बोला था कि ऑथर ऋषिकेश गए हैं। हाँ, ये ऑथर ऋषिकेश गए थे, ये 3rd चैप्टर में उन्होंने मेंशन किया है। मैं ऋषिकेश में जो गया था वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उनको आमंत्रित किया था लेक्चर देने को। तो वहाँ पे जब वो गए लेक्चर देने को, तो वहाँ पे उनको एक स्कॉटिश सर्जन के बारे में पता चला, डॉक्टर जेम्स एस डेल बोल के। तो ये सर्जन थे ईस्ट इंडिया कंपनी में 1843 और 1850 के आसपास थे। तो उन्होंने उस टाइम पे सर्जरीज की जब मॉडर्न केमिकल एनेस्थीसिया नहीं शुरू हुआ था, या कहे कि उसकी शुरुआत ही थी। तो उन्होंने लगभग 400 सर्जरीज की है अपने पेशेंट्स के ऊपर, और उनके पेशेंट्स का अनुभव ये ऐसा रहा कि उनको पेशेंट को कभी पेन भी नहीं हुआ, एंड वो पेशेंट कभी मरे भी नहीं, उनका मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी लो था। तो उन्होंने एक
एक ट्रिक थी, वो मेंटल एनेस्थेसिया देते थे पहले लोगों को। तो मतलब वो एक साइकोलॉजी डेवलप करते थे पेशेंट की, कि भाई आपको जो है हिप्नोटिक स्टेट में जो उनको एक सजेशन देते थे कि आपको कोई इन्फेक्शन या सेप्टिक कंडीशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऑपरेशन होने के बाद, और ना ही आपको कोई तकलीफ होगी। तो वो पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता था। या ये दो मैं पिछले चैप्टर से रिलेट करना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी क्वेश्चन एंड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। तो ये पहले उनका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक करते थे पेशेंट का, और फिर उनको पॉजिटिव सजेशन देते थे कि आपका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये अजीबो गरीब देखा जाए तो ये एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है। आगे उन्होंने कहा कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली अ बुक ऑफ योर लाइफ। ठीक है, वो आपके जो बिलीफ है, ओपिनियन है, थ्योरी है, वो जो भी आप इंप्रेस करोगे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, वो एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि योर थॉट विल मैनिफेस्ट इट the conditions and circumstances and events which you want that ये इतना ही पढ़ा मैंने एक्चुअली, ये इतना ही बताना चाहूंगा। बहुत अच्छा निखिल भाई, काफ़ी पहले से काफ़ी क्या बोला, इम्प्रूवमेंट हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे निखिल भाई आज पहले के मुकाबले। हाँ मतलब खुद के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। आपके संग का रंग लग गया मुझे। थैंक यू। एक्चुअली ये ग्रुप थेरेपी भी एक चीज़ होती है, ऐसे हमने सोशल वर्क में पढ़ा था। तो दिस सेशन आल्सो समटाइम्स एक्ट लाइक अ ग्रुप थेरेपी सेशन अनकॉन्शियस। तो अच्छा है इसका भी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हनी गुप्ता आप शेयर करेंगे कुछ? भाई जी आज मैं शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं सुनने का मिस नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुनने में मिलते हैं। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। ओके, आई थिंक गीतिका आप भी कुछ शेयर नहीं करेंगे ना? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, नमन आप अगर हैं तो अपना इंट्रोडक्शन तो आप दे दें और आपकी कुछ फेवरेट बुक्स के बारे में बता दें। Right, sir. Good evening, Rahul ji, and good evening, everyone. वीडियो भी ऑन कर सकते हो, सब लोग अपना वीडियो बंद करके पता नहीं क्यों रखते हैं। नहीं, right, बिल्कुल। Right, I hope you all can hear me well और दिख रहा हूँ मैं ठीक से। Yeah. So, by way of introduction, मेरा नाम नमन कुमार है। I'm 24 years of age. I'm currently working with Ernst & Young in the capacity of an auditor. So luckily time 8 o'clock ही था सेशन का, and मेरा सब काम वाम निपट गया था 7:30 तक। तो फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू ज्वाइन, एंड काफी अच्छे जैसे एक्सपीरियंसेस अभी तक सुनने और सब लोगों ने शेयर किया, आंचल जी, दिनेश जी एंड निखिल जी ने, तो काफी अच्छा लगा सुन के। तो मैं अभी रिसेंटली काफी टाइम से मेरा एक्चुअली मन था सेपियंस जो बुक है वो पढ़ने का, स्टार्ट करने का। तो इससे पहले मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं वो थोड़ा फाइनेंशियल डोमेन में ज्यादा थी। जैसे एक टोनी रॉबिन्स की थी मनी मास्टर द गेम, जो मैं आई थिंक शेयर किया था राहुल जी के साथ पहले भी। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थी, वो मैंने पढ़ी थी। फिर अभी जो करंटली मैं पढ़ रहा हूँ वो दैट बुक इज कॉल्ड सेपियंस। इट्स अ वेरी फेमस बुक एंड वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड बुक, जिसके राइटर है युवल नोवा हरारी। सो अभी हालांकि ज्यादा नहीं पढ़ी है मैंने, आई इन माय सेकंड चैप्टर राइट नाउ, बट आज मतलब आज का कोटा मैंने अभी अपने डेली पेजेस का कंप्लीट नहीं किया है, बट कल की लर्निंग मैं आपको बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, जो अभी भी मेरे को एकदम दिमाग में फ्रेश है। सो दैट चैप्टर इज द सेकंड चैप्टर, इट्स कॉल्ड द ट्री ऑफ नॉलेज। एंड उस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस राइटर ने एक्सप्लेन किया है। वो किया है कि हमारी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और एक हमारी इमेजिन्ड रियलिटी है, cognitive reality and one is the objective reality. So इन दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस ये मैंने लिखा हुआ है। हाँ, सो ऑब्जेक्टिव एंड इमेजिन। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जैसे हमारे आसपास की चीजें, जैसे पेड़ पौधे, रिवर्स, ओशन, जानवर,
ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी में फॉल करते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव द इमेजिन्ड रियलिटी. इमेजिन्ड रियलिटी में जैसे जैसे जितने भगवान है, धर्म है और नेशंस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं. सो दिस इज द इमेजिन्ड रियलिटी. एंड उसके बाद जो चीज बहुत ज्यादा स्ट्राइक करी और जो एकदम मेरे दिमाग में बैठ गई वो ये थी कि आजकल जो इमेजिन्ड रियलिटी है, जैसे धर्म हो गए, नेशंस, कॉर्पोरेशंस, and by corporations I mean big organizations जैसे Google, Facebook, all the big organizations that we have in the world. Unka imagined reality has become so powerful that it has taken over our objective reality. It controls our objective reality. जैसे आजकल अगर हम देखें जो हमारे natural resources हैं, even those are controlled by our corporations and various laws of the country and laws of the land. So एक ये मेरे को difference बहुत ही एक अच्छा डिफरेंस लगा जो मैंने कल पढ़ा था. एंड एक और डिफरेंस था, वो ये था, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता था कि इन द 12th सेंचुरी, इन द 13th सेंचुरी, अगर किसी को कुछ स्टार्ट करना होता था, किसी को कुछ कुछ काम शुरू करना है, सो उस टाइम पे पीपल वर बाउंड बाय देयर ओन लायबिलिटी. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस नहीं चला, so I was personally liable to other people. अगर मैंने किसी से उधार लेके कोई बिजनेस शुरू किया और वो नहीं चला, so मेरे को अपने पर्सनल एसेट्स सेल करके, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स सेल करके, घर वर जो भी, और अगर मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो मेरे इमीडिएट रिलेटिव्स, आई विल हैव टू पुश देम इनटू सर्विट्यूड. सर्विट्यूड से मेरा मतलब है कि उनको काम में लगाना पड़ता था जिनसे मैंने पैसा लिया है. सो अब जो कॉन्सेप्ट आ गया है 17th 18th सेंचुरी से ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, जिन्हें यूएस में जैसे कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश होती हैं और इंडिया में एलएलपी जिसे बोला जाता है. सो अब इसमें क्या होता है कि वी कैन एस्टैब्लिश कंपनीज, वी कैन एस्टैब्लिश आवर बिजनेसेस, और वी आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनीथिंग. सो मतलब द कंपनी दैट वी एस्टैब्लिश इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. हम रहे ना रहे, हमारी लाइफ 50 साल, 60 साल, 70 साल जो भी है, बट द कंपनी लिव्स ऑन फॉर एवर. सो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था राइटर ने, जो कंपनी है पियोजे, जो फ्रेंच कार मेकिंग कंपनी है, उसका एग्जाम्पल दिया था. एंड काफी इंटरेस्टिंग था उसमें कि जो इसके ओरिजिनल ओनर थे, उनका नाम था मिस्टर आर्मांड पियोजे. उनकी डेथ हो गई थी आई थिंक 1920s के अराउंड, बट till today the company is one of the biggest car manufacturers across Europe, and it's clocking revenues in I think 50-60 billion dollars. So ये एक मतलब मैंने कल पढ़ा था ये, बट मैं आज शेयर कर रहा हूँ. So yeah, this is all about it. अच्छा है, और ये काफी अच्छा एक वैल्यू एडिशन है, क्योंकि the book which you are reading is altogether different kind of book. Absolutely. It gave different kind of insights and very critical thinking about what is going on in the world right now. और ये ऐसी बुक है जो इसका नैरेटिव मतलब ये पूरे वर्ल्ड में काफी चर्चा में है. इवन यूएस प्रेसिडेंट एंड यूके लीडर्स डिस्कसिंग दिस बुक. तो काफी इम्पोर्टेंट होगी आने वाले दिनों में. शायद सभी को समझ में एग्जैक्टली नहीं आया होगा कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट. सो वी विल शेयर सम स्टफ इन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, सो दैट पीपल कैन रिलेट विद इट कि क्या होने वाला है. तो बहुत अच्छा रहा नमन, योर रिएक्शन. Yes, thank you. It's a pleasure actually. अच्छा, लेकिन बाकी सबसे एक बात ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू फील कि हाउ फ्रीक्वेंटली वी शुड ऑर्गेनाइज दिस थिंग इन अ वीक, वंस इन अ वीक और ट्वाइस और व्हाट? तो सब लोग बता सकते हैं. चैट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर कैसे भी बाय वॉइस शेयर कर सकते हैं. किसको लगता है ट्वाइस इन अ वीक करना चाहिए? I'm cool with twice in a week. Twice in a week is good. मुझे भी लगता है. आई थिंक सभी एग्री हो रहे हैं. ट्वाइस इन अ वीक ज्यादा अच्छा है. ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस ही कम करेंगे डेफिनेटली. तो ठीक है, अभी हमारे पास इसका जो वर्जन है उसमें 40 मिनट्स की हमारी लिमिट रहती है. तो वेरी सून वी विल बाय अनलिमिटेड वाला.
तो मीनवाइल वी हैव लेस देन 5 मिनट्स, 6 मिनट्स। तो अरुण जी, आपको शेयर करना चाहेंगे या आप कोई क्वेश्चन नमन से पूछना चाहते हैं अबाउट द बुक विच ही इज रीडिंग, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है इसका। एनी क्वेश्चंस? जी नमन जी, एक्चुअली आप अगर इस बुक से कुछ बताना चाहे जो मतलब आपको पढ़ने के बाद मतलब ऐसे आपका आहा मोमेंट आया, फिर कुछ ऐसा लगा आपको कि बहुत ही आपके मतलब डीप में वो चीजें टच किया, तो ऐसा कुछ अगर नॉलेज बताना चाहते हैं। राइट, सो जैसा कि अभी मैंने वही डिफरेंस एक शेयर किया इमेजिन्ड रियलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड इमेजिन्ड रियलिटी के बीच में, एक वो काफी स्टार्क डिफरेंस था। एंड सेकेंडली, जैसे अभी सेकेंड चैप्टर पे ही मैं हूँ, सो एज आई गो फॉरवर्ड एंड रीड मोर थ्रू द बुक, देन डेफिनेटली मैं मोर ऐसे इंसाइट्स शेयर कर पाऊंगा। ये बुक एक्चुअली मेरा स्टार्ट करने का रीजन ये था कि आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकली कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे जहाँ हम हैं आज। सो इसीलिए मैंने इस जॉनर की एक बुक उठाई जो एक हमारी एक्चुअल हिस्ट्री से बिलोंग करती है, मिडिवल हिस्ट्री से लेके अभी तक जो चलता आ रहा है, एंड कैसे हम इतना इवॉल्व हुए हैं। एंड मतलब सिमिलैरिटीज हम लोगों में, और जो अगर आप जंगल में जाते हैं तो जानवर हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है। जैसे इस बुक में चिंपैंजीज और गोरिल्लास से बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया हुआ है ह्यूमंस का, कि कितनी सिमिलैरिटीज है, कि अगर इवन चिंपैंजीज और गोरिल्लास जो हैं कोएलिशंस फॉर्म करते हैं, उनमें एक अल्फा मेल होता है जो अपने आप को लीडर ऑफ द पैक बताता है। एंड उससे पता चलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आप कितना रिलेट कर सकते हो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो होती है। तो अच्छा, आपने एक वर्ड बताया अल्फा मेल करके, तो ये बहुत ही अल्फा मेल, इंटरेस्टिंग है। आप अगर राइट इसके राइट। बारे में थोड़ा सा बताना चाहे तो। सो अल्फा मेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे होती है, बहुत ही डोमिनेटिंग प्रेजेंस होती है। जरूरी नहीं है कि अल्फा मेल हैज टू बी फिजिकली वेरी स्ट्रांग या बहुत इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी, ऐसा नहीं है। अल्फा मेल कैन बी एनीवन हु हैज गुड कनेक्शंस, गुड रिसोर्सेज, जो आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा मिलजुल के रह रहा है, जो कनेक्ट बहुत अच्छे से कर सकता है। सो जिसकी फॉलोइंग इवेंचुअली बहुत ज्यादा है, जिसको लोग मानते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो उन्हें यहाँ पे एक अल्फा मेल का दर्जा दिया जाता है। सो इसमें भी यही बताया है कि जब गोरिल्लास और चिंपैंजी से एक कंपैरिजन किया है बुक में, तो उसमें यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट चिंपैंजी होगा ही विल ओनली बी द अल्फा मेल। जो जिसकी ज्यादा फॉलोइंग होगी, he gets to be decide what goes around and who eats what, and small things in the jungle. So काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये पूरा एस्पेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन मेरा भी है ना मुझसे जी। जैसे ऑब्जेक्टिव रियलिटी और इमेजिन्ड रियलिटी की बात हो रही है, तो एक कंटेम्प्रेरी बात की जाए तो कोरोना इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी और इमेजिन्ड रियलिटी? So that's a very 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 tricky question, but I think it's a, मुझे जहाँ तक लगता है, from my personal opinion, it's a mix of both, because हम आज जहाँ तक आ गए हैं, the kind of progress that we've made, इसमें another thing मैं जो book से correlate कर रहा हूँ, that humans as species went from being somewhere in the middle of the food chain to the top of the food chain in such a little span of time, in such a short span of time, that alongside हमने साथ ही साथ इतनी प्रॉब्लम्स अपने खुद के लिए क्रिएट कर ली हैं कि इट्स डिफिकल्ट फॉर इवन अस टू इमर्ज आउट ऑफ इट। जैसे आई एम श्योर जो बाकी सब है वो भी एग्री करते होंगे कि कोविड से पहले, पिछले साल 2020 से पहले, हमें ऐसा लगता होगा कि आज की डेट में कोई भी ऐसी एपिडेमिक या पैंडेमिक आता है तो हम उसको आराम से टैकल कर पाएंगे, बिकॉज साइंस हैज एडवांस्ड सो मच, एंड every country is spending so much in research and development and things like that. But आज तक ऐसी सिचुएशन है कि एक वैक्सीन भी अभी तक इसके लिए ठीक से बन नहीं पाया, एंड वी आर सो आई मीन क्रिटिकल अराउंड दैट एस्पेक्ट। सो आई थिंक इट्स जो आपका, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। सो that's what I feel. तो ये काफ़ी अच्छा है, और इन सारे सेशन से ये होगा कि काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज रहेंगे, और Right. आई थिंक everyone is open for questions so that critical thinking हमारी डेवलप हो। तो आने वाले सेशन में बहुत मजा आने वाला है। हमारे पास कुछ सेकंड और में, तो एक छोटी सी चीज कहूंगा ये अभी कोरोना वाली चीज पे,
एक सात्विक मूवमेंट करके यूट्यूब चैनल पे एक है, ऐसे यूट्यूब चैनल है उनका, सब लोग एक बार उसको जरूर देखें। उसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो मदर नेचर मतलब जितने भी प्राकृतिक सोर्सेज हैं अपने आप को कितना ज्यादा फिट रख सकते हैं। पिछले 3-4 महीनों में मैंने फॉलो किया और मैंने बहुत ज्यादा हेल्थी चीजें डेवलप की हैं अपने अंदर, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल हाई हुआ है पॉजिटिवली। तो एक बार जरूर सब लोग देखें तो। इसके लिए एक बहुत अच्छा आंसर है कि जैसे हमारा रीडिंग चैलेंज है, ऐसे हम बहुत डिफरेंट तरह के चैलेंजेस प्लान कर रहे हैं। तो वो आने वाले दिनों में आपके सामने बहुत डिफरेंट चैलेंज आने वाले हैं। तो उसमें एक हेल्दी लाइफ का भी चैलेंज जाएगा, जिसमें कि विल फिट एक्यूरेटली एंड यू विल